हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। एंड आज हम अपना थर्ड चैप्टर का सेकंड जो स्टोरी है, मतलब जो उसमें पहला जो सेगमेंट है उसमें हमें क्या गिवन है, दैट 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जिसका जो पहला पार्ट था जिसमें हमने एक यंग सीगल की जो स्टोरी है, एक छोटे से बर्ड की स्टोरी है और उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट की उसकी जर्नी है, जो उसने पहली उड़ान भरी है, उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो अब उसमें जो सेकेंड पार्ट है, ऊपर हेडिंग क्या थी? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, राइट। तो अब उसका जो सेकंड पार्ट है वो है ब्लैक एरोप्लेन, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिले ना करते हुए सीधा लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। ठीक है, तो ध्यान, अगर हम ऐसे वर्ड टू वर्ड देखें तो क्या लगता है ब्लैक एरोप्लेन? एक्चुअल में आपने कभी ब्लैक एरोप्लेन उड़ता हुआ देखा है? ज़्यादातर क्या होता है, देयर इन लाइटर कलर्स, राइट, और या फिर कुछ उसमें वाइब्रेंट कलर्स के पैटर्न्स होते हैं, या फिर देयर इज सम लोगो डिपिक्ट करना कि क्या नाम है उस एयरलाइन का, ये लिखा होता है या तो, है ना। तो बहुत कम ही देखने को मिलता है ब्लैक एरोप्लेन। सो इट इज़ इंट्रीगिंग, राइट, इट इज़ इंटरेस्टिंग कि क्या हो सकता है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, और ये जो हमारी स्टोरी है दैट इज़ रिटन बाय हमारे जो ऑथर हैं, दैट इज फ्रेडरिक फोर्साइथ। ठीक है, फोर्साइथ, वट एवर यू वॉन्ट टू रीड इट एज। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करेंगे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर से। तो फ्रेडरिक मैकार्थी फोर्साइथ, CBE, ये इनके नाम का एक्सटेंशन है, फाइन। Born 25th of August 1938, is an English novelist and journalist. क्या थे वो? He was a journalist also and he was a novelist. Novelist means जो novels लिखते हैं, जो stories लिखते हैं। ठीक है, novels क्या हो जाती हैं? Extended stories होती हैं, जो बड़ी stories होती हैं। All right. The lesson, अब हम यहाँ पे उनके particular story जो Black Aeroplane है उसके बारे में बात कर रहे हैं। Black Aeroplane by Frederick Forsyth reflects on how one's judgment gets distorted due to fantasizing and how it creates problems. मतलब वो बताना क्या चाह रहे हैं कि जो हमारी ब्लैक एरोप्लेन जो स्टोरी है उसमें वो एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि जब हम रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को नहीं देखते हैं, मतलब सिचुएशन को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ नीडेड इन दिस सिचुएशन, क्या हमें करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, क्या सही है क्या गलत है। अगर हम अपने किसी और टेम्पटेशन की वजह से अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं तो कैसे वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। आई नो अभी ये थोड़ा सा सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट जब हम आगे अपनी पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वो क्या टेम्पटेशन है जिसके बारे में बात हो रही है और उस टेम्पटेशन के चलते क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। तो बेसिकली मून इज कमिंग अप, दैट मीन्स क्या हो रही है? रात हो रही है। ऑल राइट, एंड इट इज कमिंग अप इन द ईस्ट डायरेक्शन बिहाइंड मी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नरेशन है ना स्टोरी का, वो इस तरीके से चल रहा है कि जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो स्टोरी के कैरेक्टर हैं ऑथर के द्वारा लिखे गए, उनका जो कैरेक्टर है वो ही अपनी स्टोरी खुद बयान कर रहा है, वो ही अपनी स्टोरी बता रहा है। दे आर टेलिंग द स्टोरी देमसेल्व्स, फाइन। तो यहाँ पे आई, मी, इसी तरीके से हम बात करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग बाय टेकिंग द नेम ऑफ द कैरेक्टर। ऑल राइट, बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अब स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई का मतलब क्या है कि तारे टिमटिमा रहे थे एंड द स्काई वॉज वेरी क्लियर। ऑब्वियस सी बात है, जब स्काई क्लियर होगा तभी तो आपको तारे दिखते हैं। कभी जब क्लाउड्स होते हैं या फिर वैसा मौसम होता है धुंधला सा बारिश टाइप का मौसम, तब आपको कभी तारे दिखते हैं? नहीं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी नोटिस दीज थिंग्स, दैट द स्काई इज क्लियर व्हेन ही हैज स्टार्टेड फ्लाइंग। ऑल राइट, There wasn't a cloud in the sky. एक भी क्लाउड स्काई में नहीं था, कोई भी बादल का नामो निशान नहीं था दूर दूर तक। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. अब यहाँ पे वो जो ऑथर हैं, जो स्टोरी बोल रहे हैं, जो कैरेक्टर है, वो क्या कह रहे हैं? जो पायलट है, लेट्स कॉल हिम पायलट फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, जो पायलट है वो क्या बोल रहे हैं? दैट ही वॉज वेरी हैप्पी, एकदम से ऊपर जाके उनको बहुत एक सुंदर व्यू दिख रहा है एंड ही इज़ फ्लाइंग अलोन एंड बहुत पीसफुल सा मौसम है, सब कुछ बाहर क्लियर है, सब कुछ, देयर आर नो डिफिकल्टीज, तो इज़ फीलिंग वेरी नाइस। ठीक है, और above the sleeping countryside, sleeping, why sleeping? Because it is night time, and countryside का मतलब होता है जैसे जो किनारे साइड की चीज़ें होती हैं, या फिर जैसे किसी कंट्री का जो एरिया है जहाँ पे विलेजेस हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू
इंग्लैंड। अब वो क्या करे थे, उनका जो प्लेन का नाम है दैट इज ओल्ड डकोटा, और वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, ही वॉज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। ऑल राइट, बैक टू इंग्लैंड, दैट मीन्स बैक टू इंग्लैंड मतलब क्या होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं जब भी हम बोलते हैं लेट्स गेट गो बैक टू होम, बैक टू आवर हाउस, राइट। तो मतलब बैक जब भी हम बोलते हैं दैट मीन्स हम एम्फोसाइज कर रहे हैं कि हम वहाँ पे स्टे करते हैं, वी हैव कम टू विजिट ओवर हियर, राइट। तो सिमिलरली वो यहाँ बता रहे हैं कि फ्रांस में ही जस्ट वेंट फॉर समथिंग, सम वर्क मस्ट हैव बिन देयर, और अब वो क्या कर रहे हैं, वो इंग्लैंड वापस जा रहे हैं वेयर ही रिसाइड्स। ऑल राइट, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। अब हमें अब क्लियर हो गया कि वो कहाँ जा रहे थे, अपने हॉलीडे के लिए जा रहे थे, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, एंड वो ड्रीम कर रहे थे। ड्रीम क्या होता है, जैसे आप कोई अच्छा सा इवेंट आने वाला होता है तो आप क्या करते हो, आपके दिमाग में रहता है अरे उस दिन ये करेंगे वो करेंगे, है ना, तो आप क्या करते हो, फैंटेसाइज करते हो, यू ड्रीम अबाउट दैट डे, राइट। सो सिमिलरली हमारे जो पायलट हैं, ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट गोइंग टू हिज फैमिली एंड स्पेंडिंग द हॉलीडे। आई लुक्ड एट माई वॉच, 1:30 इन द मॉर्निंग। क्या टाइम हो रहा था, 1:30 इन द मॉर्निंग, एकदम मतलब पिच नाइट टाइम में जो थे वो निकले थे। ऑल राइट, नेक्स्ट, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अब देखो जहाँ से जब भी फ्लाइट्स द एरोप्लेन्स दे फ्लाई, तो दोनों जगह के कंट्रोल सेंटर्स से क्या होता है, जो उनकी इनिशियल पोजीशन है और जो डेस्टिनेशन है, वहाँ दोनों तरफ क्या होता है, उनको कोऑर्डिनेट करना होता है। ऊपर थोड़ी ना क्या कहते हैं डायरेक्शंस लिखे हैं एंड ऑल दैट, तो वो नेविगेट करने के लिए उनको अपने कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म करते रहना पड़ता है कि वेयर आर वी एंड क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। इफ़ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम है, तो जो कंट्रोल यूनिट्स होती हैं वो उनको इन्फॉर्म कर देती हैं पायलट्स को। ऑलराइट, तो कहाँ पे, जहाँ से वो स्टार्ट करा, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, फ्रांस में पेरिस से स्टार्ट किया तो ही वॉज थिंकिंग कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. अब जैसे वो जब फ्लाई करते हैं तो यहीं पे तो कॉकपिट होता है ना, तो यहाँ से क्या है, जो नोज है एरोप्लेन की, क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे हल्का सा उन्होंने ऐसे करके देखा है, जब नोज के पास्ट है ना, सामने से ही देख रहे हैं, तो उनको क्या दिखा, ही सॉ द बिग लाइट्स ऑफ द पेरिस सिटी। ऑलराइट, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, रेडियो उन्होंने स्विच ऑन किया, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको स्विच ऑन किया, एंड ही सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088। सो दिस इज द प्रॉपर, जैसे अब ओल्ड डकोटा तो उन्होंने ऐसे कह दिया, ठीक है, जैसे आपके पेट नेम होते हैं, ये उनका प्रॉपर नाम है जो आपके स्कूल में लिखा जाता है, वो वाला नाम है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं कि कौन सा पायलट बोल रहा है, कौन से प्लेन से बोल रहे हैं, डकोटा DS-088 है, मतलब डकोटा 088 से DS-088 से बोल रहा हूँ मैं। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। अब उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्म कर दिया दैट आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड एंड आई हैव स्टार्टेड फ्लाइंग ओवर। ओवर मतलब क्या होता है, जब आप ओवर कहते हो ना इस तरीके के कॉन्वर्सेशंस में, क्या होता है, जैसे देर आर चांसेस कि ऐसी जगहों पे कम्युनिकेशन लॉस हो सकता है ना, जैसे आपके वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, है ना, आपने सुना होगा जो आर्मी वाले हैं, जो जब कम्युनिकेट करते हैं वो क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा हुआ है साहब, ये दिस इज दिस हैपनिंग ओवर। तो इस ओवर का क्या मतलब होता है कि इसके बाद मेरे पास अब कोई चीज़ नहीं है कहने के लिए, आई हैव सेड व्हाट आई वांटेड टू से, मतलब अब इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहने वाला हूँ, नाउ यू कैन स्पीक और यू मे स्पीक, ठीक है। इससे ये कंफ्यूजन नहीं रहता कि आवाज़ नहीं आ रही है या फिर वो बंदा आगे कुछ बोलने वाला है। ऑलराइट, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। जो रेडियो से आवाज़ आई, कहाँ से, पेरिस कंट्रोल यूनिट से आई। He answered me immediately, DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. अब उन्होंने क्या करा, उनको डायरेक्शंस दे दी कि ought to turn, मतलब अब आपको टर्न कर जाना चाहिए 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। 12 डिग्रीज किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में आपको टर्न कर जाना चाहिए। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अच्छा, ये रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। आई चेक द मैप एंड द कंपस। अब उन्होंने क्या किया, अपना जो भी नेविगेशन के लिए वो हेल्प लेते हैं सारे इक्विपमेंट्स की, तो उन्होंने अपने मैप को चेक किया एंड ही चेक द कंपस, क्योंकि डायरेक्शन तो कंपस से ही देखेंगे, राइट। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। क्या करा उन्होंने, अब फ्यूल भी तो लाइक चेंज करेंगे ना, यू कीप ऑन यूजिंग द फ्यूल, जैसे आप पेट्रोल यूज़ करते हो उसमें फ्यूल यूज़ हो रहा है, तो
क्या करा उन्होंने, सेकंड, अब वो दूसरा टैंक यूज कर रहे थे और सेकंड के बाद में इट वाज द ओनली टैंक लेफ्ट, मतलब जो उनके पास दो ही टैंक थे जिसमें से पहला यूज हो चुका था एंड ही वाज लेफ्ट विद ओनली वन अनदर टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब उन्होंने क्या किया, जैसा डायरेक्शन उनको दिया गया था उन्होंने डकोटा को क्या करा, 12 डिग्रीज वेस्ट टर्न किया टुवर्ड्स इंग्लैंड। इंग्लैंड कहाँ क्या था, जहाँ पे वो जा रहे थे, वेयर हिज फैमिली वॉज। I'll be in time for breakfast, I thought। अब क्या था उनके दिमाग में आ रहा था, अब होता ही है, कैलकुलेट करते हो आप जब भी कहीं जा रहे होते हो, व्हाट यू थिंक कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो इस टाइम तक पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके ये करेंगे, है ना। सो सिमिलरली पायलट वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग कि अगर मैं अभी चल रहा हूँ तो मैं रफली ऐसे टाइम तक पहुँच जाऊँगा जब मैं ब्रेकफास्ट नाश्ता कर पाऊंगा अपनी फैमिली के साथ। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। अब क्या था, एक वो फैंटासाइज कर रहे थे दिमाग में, ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट द वेरी गुड, जैसे आप क्या होता है ऑथेंटिक स्टेपल फूड जो आप खाते आए हो हमेशा से, आप उसी को पसंद करते हो ना। अब जैसे नॉर्थ इंडियंस होते हैं वो डेली क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, हमारा स्टेपल होता है, या फिर चावल खाते हैं। लेकिन जब इडली डोसा की बात करो तो वी कैन नॉट ईट इट एवरी डे, एंड सिमिलरली गोज फॉर द साउथ इंडियन गाइज। वो क्या कर सकते हैं, वो भी सोचते होंगे कि यार रोटी कैसे खा लेते हो डेली, है ना। तो जो आपका स्टेपल होता है आप अल्टीमेटली उसी को खा के खुश रहते हो, राइट। तो ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हिज बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जो उनका ऑथेंटिक खाना था उसके बारे में वो सोच रहे थे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा था, स्काई क्लियर था, उनको डायरेक्शंस मिल चुकी थी, आराम से ही वॉज फ्लाइंग एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। ठीक है, नेक्स्ट, Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds। अब क्या था, वो 150 kilometers ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके थे, फ्लाई कर चुके थे, जब उनको क्या दिखा, आई सॉ द क्लाउड्स। अब उनको बादल दिखने लग गए। अभी तक क्या था, क्लियर स्काई चल रहा था, बट सडनली ही सॉ क्लाउड्स इन द स्काई, स्टॉर्म क्लाउड्स, और कोई हल्के फुल्के क्लाउड्स नहीं, जो तूफान वाले क्लाउड्स होते हैं जो डार्क होते हैं इन कलर, वो वाले क्लाउड्स दिखे। दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। क्या था, और हल्के फुल्के छोटे तो नहीं लग रहे थे क्लाउड्स, कैसे लग रहे थे, बड़े बड़े क्लाउड्स लग रहे थे, और वो किसके जैसे लग रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ों जैसे, डार्क पहाड़ों जैसे लग रहे थे अपने सामने। अब जैसे हम नीचे खड़े होकर जब हम माउंटेन्स को देखते हैं तो आप कितना ह्यूज फीलिंग आती है, कितने बड़े हैं, वी आर नॉट इवन एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि हमारा साइज़ क्या है और उनका साइज़ क्या है, माउंटेन्स का। तो यहाँ पे सिमिलरली ही वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट जो माउंटेन्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, जो क्लाउड्स हैं वो कैसे हैं, माउंटेन्स जैसे हैं, एंड इट वॉज वेरी बिग। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। अब जैसे मान लो आपका इतने बड़े क्लाउड्स हैं और आपका जो प्लेन है वो इतना बड़ा है, ठीक है। अब चलो ये भी हमने ज़्यादा ही बड़ा बना लिया, लेट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन द पायलट वॉज इन। लेट्स से हमारा फ्लाइट जो है वो इतना है, प्लेन, ठीक है। तो अब क्या है, उनके पास क्या था, ध्यान दो, अभी हम देख के आए थे कि उनके पास में सेकंड वाला जो फ्यूल टैंक था वो उनका लास्ट फ्यूल टैंक था। तो इतने ज़्यादा बड़े क्लाउड्स थे कि ना तो वो ऊपर से जा सकते थे, मतलब आई कुड नॉट फ्लाई अप, ऊपर एंड ओवर देम, और एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और द साउथ। मतलब ऐसे डायरेक्शन से भी नहीं निकल सकते थे वो, ये मतलब एक तो ऊपर से भी नहीं जा सकते थे और या फिर लेफ्ट और राइट साइड से भी नहीं जा सकते थे। क्लियर। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब क्या हुआ कि ना तो ऊपर से जा पा रहे हैं ना साइड से जा पा रहे हैं, कैसे भी करके आप क्लाउड्स को वो अवॉइड नहीं कर पा रहे। तो अब क्या अल्टीमेटली सोल्यूशन बचता है, उनके दिमाग में क्या आएगा, भाई मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहीं वापस चला जाता हूँ, पेरिस चला जाता हूँ। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। अब सी, जैसे ही हमने स्टार्टिंग में जब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रहे थे हमने क्या देखा था कि ये स्टोरी किस बारे में है, कि जब हम एक गलत डिसीजन लेते हैं किस चीज़ के चलते, अपनी बेमतलब की बिना सोचे समझे जब हम ड्रीम करते हैं, हम फैंटासाइज करते हैं किसी चीज़ के बारे में विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, तब वो प्रॉब्लम्स क्या करता है, जनरेट करता है। एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर द प्रॉब्लम्स आर स्टार्टिंग टू गेट जनरेटेड। कौन सी प्रॉब्लम्स, कि यहाँ पे उन्होंने इतना ज़्यादा फैंटासाइज कर लिया, इतना ज़्यादा ड्रीम कर लिया किस चीज़ को, घर जाने को लेके उतनी टेम्पटेशन बढ़ गई उनको दैट ही डिड नॉट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। पहला टेम्पटेशन क्या था, घर पहुंचना, और दूसरा ज़्यादा बड़ा टेम्पटेशन क्या था कि उनको अपना ब्रेकफास्ट खाना था, द बिग फैट इंग्लिश ब्रेकफास्ट।
आई टेक द रिस्क। यहीं उन्होंने उस टेम्पटेशन के चलते क्या डिसीजन लिया, दैट अब मैं क्या करूँगा, मैं रिस्क ले लूँगा एंड आई विल फ्लाई थ्रू दम। I thought and flew that old Dakota straight into the storm। अब क्या किया, ना तो वो ऊपर जा सकते थे ना वो इधर जा सकते थे। क्यों, मतलब अक्रॉस लाइक साइड से निकल सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि इतना फ्यूल नहीं था उनके पास में। अब वापस भी उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया था, तो एक ही ऑप्शन बचता था, दैट टू फ्लाई स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म क्लाउड्स। वही उन्होंने क्या किया, स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म ही फ्लू। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. भाई जाहिर सी बात है, क्या चल रहा है वहाँ पे, storm clouds थे, they were huge, they were black in color, they were very dark in color, है ना। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आपको अंदर जाके कुछ दिखेगा तो है नहीं, है ना। तो वही चीज़ वो बता रहे हैं, that it was suddenly black, एकदम काला हो चुका था, he could not see a thing. The old aeroplane jumped and twisted into the air। अब क्या हुआ, स्टॉर्म क्लाउड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लाइटनिंग है, हवा चल रही होगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो क्या हो रहा था, प्लेन जो है, अब एक तो उनका जो एरोप्लेन है वो थोड़ा पुराना भी है, अब क्या कर रहा है, वो ट्विस्ट कर रहा है, वो जंप कर रहा है, एंड इट वॉज नॉट स्टेडी, वो आराम से नहीं चल पा रहा था। आई लुक्ड एट द कंपस। अब क्या था, जो कंपस था डायरेक्शन देखने के लिए, आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। क्या हो रहा था, जो कंपस था वो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिखा रहा था, एंड इट वॉज गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, एंड इट वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। फाइन, इट वॉज डेड, दैट मीन्स अब वो नहीं काम कर रहा है, इट वॉज डेड, मतलब अब काम नहीं दे रहा था, इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वॉज सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। क्या हुआ, बाकी जो उनके जैसे कंपस था उसके अलावा जितने भी सारे इक्विपमेंट्स थे वो भी सारे क्या हो गए, बंद पड़ गए, काम करना उन्होंने बंद कर दिया। ऑलराइट, अब उन्होंने क्या किया, रेडियो को ट्राई किया। रेडियो मतलब कॉन्टैक्ट करने के लिए कहाँ पे, पैरिस कंट्रोल में। ही शाउटेड कि भाई पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। देयर वाज नो आंसर। ऑलराइट, द रेडियो वॉज डेड टू। तो अब पहले क्या हुआ, पहले कंपस वॉज डेड एंड द रेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स वर डेड, एंड नाउ फाइनली द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी बंद पड़ चुका था, ही वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट एनीवेयर। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. क्या हो रहा था कि अब जो भी उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ थी उस एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए, वो सब क्या पड़ चुकी थी, बंद पड़ चुकी थी। और जो एक चीज़ जो डेड नहीं थी, जो थी उनकी आँखें, उसका जो विजन है वो डिस्टॉर्ट हो गया था, वो ब्लॉक हो गया था। किसकी वजह से, बाहर के जो आपके सारे स्टॉर्म क्लाउड्स थे। Then in the black clouds quite near me, तभी क्या हुआ कि जो ब्लैक क्लाउड्स हैं उनके बगल में थोड़ी सी ही दूर पे उनको क्या दिखा, आई सॉ अनदर एरोप्लेन। और एकदम से उस एकदम काले सारे क्लाउड्स के बीच में उनको एक और एरोप्लेन दिखा। It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm। अब क्या था, उस पर कोई लाइट्स नहीं थी, जो हमारा जो प्लेन था ना उस पर कोई भी लाइट्स नहीं थी, देवर, और विंग्स पे भी नहीं थी और कहीं पे भी लाइट्स नहीं थी, बट बिकॉज वो इतना पास था पायलट के प्लेन के, ओल्ड डकोटा प्लेन के, तो वो उनको देख पा रहे थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट थ्रू मी थ्रू द स्टॉर्म, और स्टॉर्म के साथ में ही वो उनको दिख रहा था। I could see the pilot's face turned towards me। क्या था, जो दूसरा प्लेन जो था उसके जो पायलट थे उनका जो फेस है वो हमारे वाले जो पायलट है उनकी तरफ टर्न्ड था, वो मतलब उनकी डायरेक्शन में देख रहे थे। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। और ऑब्वियसली बात है, जो पायलट है वो कितनी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए। अब उनके सारे इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे, उनका फ्यूल नहीं है, बहुत देर तक वो उड़ते भी तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि उनका फ्यूल नहीं है उनके पास में, और अब उनको कुछ दिख भी नहीं रहा है, कोई इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, ऐसे टाइम में अगर आपको कोई हेल्प भी छोड़ो, कोई आपको उस सिचुएशन में साथ निभाने के लिए भी मिल जाता है, तो यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई साथ तो है। तो सिमिलरली ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अब उन्होंने क्या किया, जो दूसरे प्लेन के जो पायलट थे उन्होंने एक हाथ उठाया एंड ही वेव्ड, उन्होंने अपना हाथ ऐसे हिला के क्या बोला, फॉलो मी। ही वाज सेइंग फॉलो मी। अब वो क्या कह रहे थे कि आप मेरे को फॉलो करो, मेरे पीछे आओ।
ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, मतलब अब जो पायलट है उसको क्या रियलाइज हो गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो वहाँ से क्या कह रहे हैं कि फॉलो करो आप मेरे को, तो इससे उनको पता चला कि उस पायलट को पता लग गया है दैट आई एम लॉस्ट, मेरे को अभी जाने का डायरेक्शन नहीं पता लग पा रहा है, ठीक है. आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और उनको क्या समझ में आया उसके बाद, एंड उन्होंने सोचा दैट नाउ ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. जो अदर पायलट हैं, जो दूसरे प्लेन के अंदर पायलट बैठे हैं, जो डार्क प्लेन है जिसपे विंग्स में कोई लाइट्स नहीं है. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. और उन्होंने क्या किया, अपना जो प्लेन है वो सडन स्लोली क्या किया, नॉर्थ की तरफ टिल्ट किया इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, जो उनके खुद के प्लेन के आगे, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. और हल्का सा उन्होंने मतलब क्या किया, डकोटा के साथ में अलाइन कर लिया ताकि स्टॉर्म क्लाउड्स की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उनको ब्लैक एरोप्लेन भी दिखना बंद हो जाए, है ना. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे he was very happy. अब देखा जाए तो यार उनको पता थोड़ी ना था कि वो बंदा कौन है, और एक तो वो थोड़ा सा स्केची लुकिंग भी था क्योंकि उसकी कोई लाइट्स वगैरह नहीं जल रही थी, बट बिकॉज वो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, अगर ऐसे खुले आसमान में होते और अगर और कोई प्लेन आता और कहता फॉलो मी तो वो नहीं करते, राइट. बट यहाँ पे जो सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो गई थी और अब सर्वाइवल पे बात आ गई थी, उनकी जान पे बात आ गई थी, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू फॉलो हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. मतलब हम छोटे बच्चे को आप कुछ समझा दो, क्योंकि उसे थोड़ी ना कुछ ज़्यादा पता है, अगर आप उसे कुछ समझा दो, उसको बोलो कि बेटा ऐसे करना है, तो वो करते हैं. तो उसी तरीके से जो पायलट थे वो क्या करने लग गए, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह से दूसरे प्लेन को फॉलो करने लग गए. ठीक है. अब आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. अब क्या हो रहा था, आधा घंटा निकल चुका था और अभी भी वो उसी पोजीशन में देवर फ्लाइंग. आगे जो था वो डार्क वाला एरोप्लेन था, ब्लैक वाला एरोप्लेन, एंड यहाँ पे ओल्ड डकोटा वॉज फ्लाइंग बिहाइंड द that black aeroplane. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes. बस अब क्या था, आधा घंटा तो वो उड़ चुके थे, चल रहे थे चुपचाप उसके पीछे पीछे. अब उनको रियलाइज़ हुआ दैट अब मेरे जो डकोटा में जो सेकंड टैंक था उसमें इतना ही फ्यूल बचा है कि 5 से 10 मिनट ही वो फ्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. अब क्या था, अब डायरेक्शन तो मिल गई कि कहाँ जाना है, लेकिन अब फ्यूल ही नहीं है तो फिर तो गिर जाओगे ना. तो क्या हो गया, उनको दोबारा से डर लगना स्टार्ट हुआ दैट नाउ द सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल अगेन. But then he started to go down and I followed through the storm. अब एकदम से तभी उसी मोमेंट पे क्या हुआ, जो सामने वाला जो प्लेन था वो डिसेंड करना स्टार्ट किया, मतलब नीचे जाना स्टार्ट किया, और आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और स्टॉर्म के ही थ्रू, मतलब उसी के पीछे पीछे, स्टॉर्म के अंदर ही थे वो लोग और उनके पीछे पीछे उन्होंने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of light in front of me. और एकदम से क्या हुआ, वो सारे जो काले काले क्लाउड्स थे उनसे वो बाहर आ गए और उनको 2 लाइन्स दिखने लग गई. एंड वो क्या थी, इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट. रनवे मीन्स जो लंबी ट्रेल होती है, रोड होती है, जिसपे क्या होता है, जो प्लेन्स होते हैं वो लैंड करते हैं. अब ऑब्वियसली बात है वो इतनी स्पीड पे ट्रैवल करते हैं, इतने बड़े होते हैं साइज़ में, तो उनको रुकने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना. सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ रनवे जो खूब लंबा होता है, जिसपे वो आराम से आके पहले अपनी स्पीड को डिसेंड करते हैं धीरे धीरे, एंड दे स्टॉप. ठीक है. एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. और जैसे ही उन्होंने ये रनवे देखा, उन्होंने एयरपोर्ट देखा, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. और उन्होंने एकदम से मुड़ के अपने किसको देखा, अपने फ्रेंड को देखा जो ब्लैक एरोप्लेन में थे, कि वो कहाँ गए. बट एकदम से कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था. वो ब्लैक एरोप्लेन, ना वो पायलट, देयर वॉज नथिंग इन द स्काई. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. और वो चला गया, अब नहीं दिख रहा था किसको, पायलट को. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. अब क्या किया उन्होंने, अपना प्लेन लैंड किया and he was not sorry. अब ये not sorry का सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये दर्शा रहा है कि वो इतने, मतलब लाइक he was so frightened, तो अब उनको कोई अफसोस नहीं था ओल्ड डकोटा से निकल के आने में, है ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि अंदर फ्यूल नहीं था एंड वो इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन उनके लिए बन गई थी. I went and asked a woman in control center where I was. अंदर जाके उन्होंने क्या किया, कंट्रोल सेंटर में वहाँ पे एक लेडी बैठी थी, उन्होंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो जहाँ जा रहे थे वहाँ थोड़ी ना गए, ही जस्ट लैंडेड इनटू एन एयरपोर्ट, राइट. Who
एंड हु द अदर पायलट वॉज, उन्होंने एक तो पूछा कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा रनवे है, किस जगह का रनवे है, एंड ऑल्सो जो दूसरा पायलट था वो कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, और उन्होंने ऐसा क्यों पूछा दूसरे पायलट के बारे में कि दैट ही बिकॉज ही वांटेड टू थैंक यू. ऑब्वियस सी बात है, इतनी लाइफ बचाने वाली सर्वाइवल पे बात आ गई थी, इतनी मुश्किल सिचुएशन में आपकी किसी ने हेल्प करी, लीस्ट यू कैन डू इज से थैंक यू, आप उसको शुक्रिया अदा तो करोगे ही. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, एकदम से उसने पजल्ड सा लुक देख के उसकी तरफ देखा. किसने? जो वुमन थी कंट्रोल सेंटर में, उसको देखा. एंड और फिर क्या हुआ, वो हल्का सा हंसी. Another aeroplane up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. क्या था? उन्होंने बोला another aeroplane and she was very एकदम से puzzle हो गई. She was very surprised कि ये क्या पूछ रहे हैं. She said that वहाँ पे storm के अंदर, मतलब आप normally पूछो तो मैं मानती भी हूँ, लेकिन आप storm के अंदर पूछ रहे हो कि दूसरा plane कहाँ पे है. और फिर उन्होंने बताया कि देयर वर नो अदर प्लेन्स फ्लाइंग दैट नाइट, और उनके जो ओल्ड डकोटा जो प्लेन था उसके अलावा कोई भी प्लेन वहाँ पे मौजूद नहीं था. योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, और जो रेडार है जिसके थ्रू वो नेविगेशन करते हैं, देखते हैं, जैसे एक ऐसे स्क्रीन होती है एंड देन दे हैव द कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे क्या होता है, आपके पोजीशंस दिखते रहते हैं जो भी आपके एयरक्राफ्ट्स वहाँ पे हैं. तो जो रेडार है उस पे उनको कोई भी दूसरा प्लेन नहीं दिख रहा था, उनको सिर्फ ओल्ड डकोटा प्लेन दिख रहा था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? अब आप सोचने वाली बात है कि जब ओल्ड डकोटा जो प्लेन है उसी के अंदर कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था, तो उसी स्टॉर्म में तो दूसरा वाला एरोप्लेन भी था, तो उसके इक्विपमेंट्स कैसे काम कर रहे थे, या फिर कैसे ही वॉज एबल टू डिसाइफर कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, राइट? तो वही वो क्वेश्चन कर रहे थे कि सारे इक्विपमेंट्स फेल होने के बावजूद कैसे ऐसा पॉसिबल है कि दूसरा एरोप्लेन वहाँ पे था ही नहीं और जो मुझे हेल्प करके ले भी आया. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. और फिर क्या हुआ, उन्होंने यही सोचने की कोशिश करी, उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फ्यूल भी नहीं था मेरे टैंक्स में, और स्पेसिफिकली उतने ही टाइम में उन्होंने मुझे इस रनवे पे उतार दिया एंड उन्होंने पूरी हेल्प करी एंड अल्टीमेटली गायब हो गए. उनको पता भी नहीं चला कि हु वाज दैट पर्सन, हु डिड दैट प्लेन बिलोंग टू, राइट? तो यही सारे क्वेश्चंस के साथ में हमारे पास एक मिस्ट्री रह गई जिसको कहते हैं ब्लैक एरोप्लेन. अभी हम यहाँ पे ब्लैक एरोप्लेन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज देयर वर नो लाइट्स ऑन दैट प्लेन, राइट? तो दिस वॉज द मिस्ट्री. ऑलराइट, सो ये हमारी स्टोरी थी. अब यहाँ से हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें क्या क्या सीखने मिलता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी तो ये मिलती है कि एक तो पहली बात, चाहे कितनी भी बड़ी टेम्पटेशन हो, कोई भी इतनी बढ़िया चीज़ होने वाली हो आने वाले फ्यूचर में, उसके चलते आपको आज अपना प्रेजेंट जो है वो खतरे में नहीं डालना चाहिए. ऐसी सिचुएशंस अपने लिए क्रिएट नहीं करनी चाहिए कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाए, आपको बहुत ज़्यादा उसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े. इससे हमें ये सीखने मिलता है. तो आप सोच के देखो, आपको क्या लगता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैपेंड? वो जो एरोप्लेन था वो कौन था, किसका था? कई सारी बातें हैं, कहीं वो भूत था, कोई वो ऐसा कोई पायलट था जो कभी पहले एक्सपायर हो गया हो, जिसकी फ़्लाइट चली गई हो सिमिलर सिचुएशंस में, और फिर वो क्या करता है, नाउ ही वांट्स टू हेल्प पीपल जो उसकी जैसी सिचुएशन में है. या फिर ये पायलट जो है हमारे ओल्ड डकोटा वाले, वो उन्हीं की सबकॉन्शियस थी जो उनको हेल्प कर रही थी. कई बार ऐसा होता है, क्या होता है, व्हेन वी फील वीक एंड व्हेन वी फील अफ्रेड, तो क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जैसे कोई आपके पास है, तो आपको उससे सांत्वना मिलती है, यू फील हैप्पी कि हाँ भाई मेरे पास साथ में कोई है. तो क्या पता वो उन्हीं की सबकॉन्शियस हो जो उसको हेल्प कर रही थी खुद से, और वो सिर्फ कंफर्ट के लिए किसी को देख रहे थे खुद से ही दिमाग में. एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, राइट? तो ये सब आपके परसेप्शन के ऊपर है कि आप क्या सोचना चाहते हो. मीनवाइल लेट्स जंप टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. I'll take the risk. What is the risk? अब यहाँ पे किस रिस्क की बात हो रही है? Why does the narrator take it? अब एक तो पहली क्वेश्चन है कि रिस्क क्या था जो उन्होंने डिसाइड किया, और वो रिस्क नरेटर ने, जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने क्यों लिया था.
A big storm was getting closer and the narrator really wanted to be with his family for the holiday. जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही वॉज वेरी एक्साइटेड, है ना, तब तो सारा जो आसमान था वो बिल्कुल साफ था. एंड आफ्टर 150 किलोमीटर्स क्या हुआ, वहाँ पे एक बड़ा स्टॉर्म जो है वो प्लेन के सामने आ गया था. बट अब उन्होंने क्यों ये डिसीजन लिया था, बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू बी विद हिज फैमिली. वो उनके साथ में जाके ब्रेकफास्ट करना चाहते थे, एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहते थे. बिकॉज ऑफ दिस ही चोज टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म. अब यहाँ पे उनके पास में फ्यूल वगैरह भी नहीं था कि वो ऊपर से चले जाते, साइड से चले जाते. तो दैट इज़ वाई उन्होंने क्या सोचा कि मैं स्टॉर्म के अंदर से ही निकल जाऊँगा. Even though there was zero visibility, just so he wouldn't miss having breakfast with his family. अब देखो यहाँ पे खुद सोचो, अगर आप एक नॉर्मल सिचुएशन में सोचोगे कि अगर आपको एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाहिए, मतलब आपकी कोई मन पसंदीदा डिश चाहिए और या फिर आपकी लाइफ चली जाए, तो ऑब्वियसली बात है आप क्या करोगे, लाइफ को चुनोगे, राइट, कि लाइफ मिले मुझे, ब्रेकफास्ट तो होता रहेगा. लेकिन वही बात है कि उस टाइम की टेम्पटेशन, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो उन्होंने डिसीजन लिया कि ज़ीरो विजिबिलिटी के बावजूद जो उन पे जान पे भी भारी पड़ सकती थी, स्टिल बस इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन ले लिया ताकि वो क्या करें कि वो ब्रेकफास्ट जो है वो मिस ना कर दें अपनी फैमिली के साथ में. ऑलराइट, ठीक है जी. डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म. अब हम पूरा जो आपका एक्सपीरियंस रहा उनका जब वो स्टॉर्म के थ्रू निकल रहे थे उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला है. When the pilot flew into the storm, his aeroplane began shaking and moving around a lot. क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने स्टॉर्म में एंटर किया, एकदम से क्या हुआ, उनका जो प्लेन है वो क्या करने लग गया, इट स्टार्टेड जंपिंग एंड इट लॉस्ट कंट्रोल. He couldn't see anything outside because it was pitch black. और बाहर जो था, जो storm clouds थे उसकी वजह से बाहर भी उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था. And it was because it was pitch black, एकदम dark था बाहर, कुछ भी visible नहीं था. Even the instruments inside the plane that helped him navigate had stopped working. जो इंस्ट्रूमेंट्स थे आपके, जो कंपस थे, रेडियो था, जो भी उनको गाइड करने के लिए, नेविगेट करने के लिए हेल्प कर सकता था, वो सब भी खराब हो चुके थे because of the storm. It was really scary and frightening experience for him. और यही वाला जो एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली बात है, अगर आप कभी एक प्लेन में फ्लाई कर रहे हो एंड सडनली यू सी स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग एंड ऑल दैट, और आपका जो प्लेन है उसका कंट्रोल भी कम हो जाता है, लूज हो जाता है, वो जंप करने लगे, तो आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्केरी एक्सपीरियंस फॉर यू. सो इट वॉज रियली स्केरी एंड फ्राइटनिंग फॉर द नरेटर. But then he saw another aeroplane flying beside him. But एकदम से उसी टाइम पे उनको क्या दिखा, एक और एरोप्लेन दिखा जो उनके बगल में उड़ रहा था. And the pilot of that plane signaled him to follow. और अभी हम स्टोरी में देख के आए थे कि जो पायलट थे उस प्लेन के, जो डार्क एरोप्लेन था जिसकी विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी, वहाँ पे क्या था, वो एकदम से उसको वेव करके बोलने लगे कि दैट फॉलो मी. ऑलराइट, दिस सरप्राइज द नरेटर बिकॉज द अदर एरोप्लेन did not have any lights on its wings. अब इस चीज़ से उनको सरप्राइज हुआ कि वाई, कि आप जब उड़ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, देयर मस्ट बी सम लाइट्स ऑन दैट ना. तो एकदम से उनको थोड़ा सा अचंभा तो हुआ, ही वॉज अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड. स्टिल ही डिड नॉट हैव मच ऑफ अ चॉइस, सो ही फॉलोड दैट प्लेन. अब उनकी खुद की सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि उन्होंने स्पेकुलेट करना सोचा ही नहीं कि यार मैं सोचूं कि हाँ क्या हो रहा है, क्यों उसकी लाइट्स ऑन नहीं है, और जब वो हेल्प कर रहा है तो मैं इतना ज़्यादा क्यों सोचूं. तो इसीलिए उन्होंने अपनी सिचुएशन को पहले यहाँ पे preference दी and he followed that plane. Thankfully he landed safely on the runway in the end. और thankfully जो black aeroplane था उसने उसको सही direction दिखाया and he was able to land safely. Alright, so this was the total experience of the narrator when he was in the storm. Why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? वो ऐसी लाइन क्यों बोल रहे हैं कि एक तो मैं लैंड कर गया एंड अब जब मैं लैंड कर गया हूँ, आई एम नॉट सॉरी, मेरे को कोई अफसोस नहीं है, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा. The pilot felt really happy that he landed safely after going through a tough storm with dark clouds. अब क्या था, वो he was feeling very happy जब उन्होंने लैंड कर लिया, जब उनको रनवे दिख गया. क्या था, एक तो पहले वहाँ पे पूरी एकदम ऐसी सिचुएशन बन गई थी जहाँ पे he could have lost his life, right? अब उसके बाद में वो निकल आ गए थे हेल्प से ब्लैक एरोप्लेन की, so he was very happy now. He did not mind leaving the old Dakota plane behind. अब क्या था, उन्हें कोई अफसोस नहीं था, उनको कोई दिक्कत नहीं थी इस चीज़ में कि वो ओल्ड डकोटा जो प्लेन है उनका, उसको पीछे छोड़ दें. He was super thankful to the pilot in the other black aeroplane for helping him during this scary situation. और वो क्या थे, he is very happy and he was very thankful also कि किसके लिए,
किसको वो थैंक यू बोलना चाह रहे थे कि जो दूसरे पायलट थे, जो दूसरा प्लेन था उसके पायलट के लिए ही वॉज वेरी थैंकफुल कि वो वहाँ थे और उन्होंने उसकी हेल्प करी. ही रियली वॉन्टेड टू से अ बिग थैंक यू टू द पर्सन हु सेव्ड हिम एंड गॉट हिम टू लैंड सेफली ऑन द रनवे. और वो क्या था, वो एक तो थैंकफुल थे उस सिचुएशन के से निकलने के लिए, और उस पायलट को भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते थे जिन्होंने उसको उस स्टॉर्म में से बचा के निकाल लिया. ही फेल्ट बैड दैट ही कुडंट थैंक देम इनफ फॉर देयर हेल्प. और सडनली जब उनको वो नहीं दिख रहे थे, क्योंकि जब वो लैंड कर रहे थे ही वॉज ऑल्सो लुकिंग बिहाइंड के वो प्लेन कहाँ पे है. लैंड करने के बाद भी उन्होंने जाके पूछा कि दूसरा जो पायलट था वो कौन था. सो ही वॉज फीलिंग वेरी बैड कि वो क्या नहीं कर पाए, उनको थैंक नहीं कर पाए. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? और एकदम से जो वुमन थी, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो एकदम पजल्ड सा लुक देने लग गई नरेटर को. शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड एट वॉट द नरेटर वॉज सेइंग. द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली. अब ये तो हमने क्वेश्चन से ही उठा लिया है. When he talked about the black aeroplane that assisted his safe landing. कब वो स्ट्रेंजली उसको देखने लग गई, जब नरेटर जो है वो किसके बारे में बात करने लग गए, वो एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बात करने लग गए जो कि उनके रेडार पे विजिबल नहीं था. शी गेव हिम अ सरप्राइज लुक एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट अपार्ट फ्रॉम हिज ओन प्लेन देयर वाज नो अदर प्लेन्स इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको इन्फॉर्म किया कि आपके प्लेन के अलावा रेडार पे मुझे स्टॉर्म के दौरान कोई भी और प्लेन विजिबल नहीं था. देयर वाज नो अदर प्लेन विजिबल टू हर ऑन द रेडार ड्यूरिंग द स्टॉर्म. All right. The radar also confirmed that only the narrator's plane was visible in the night sky. और क्या था, रेडार ने सबसे ज़्यादा भाई श्योरिटी क्या होगी आपकी, इक्विपमेंट, साइंस बिहाइंड द थिंग्स, राइट. तो उसी से तो श्योरिटी होगी ना कि फाइनली क्या देखा क्या नहीं देखा और एक्चुअल में क्या था. तो रेडार ने भी इस चीज़ की पुष्टि कर दी थी, इस चीज़ को कंफर्म कर दिया था दैट देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई दैट नाइट. ऑल राइट. नेक्स्ट, who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reasons for your answer. तो एक आप एक फन एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हो. यू कैन फॉर्म ग्रुप्स एंड आप उसमें सब लोग अपनी अपनी एक वर्जन लिखो, स्टोरी लिखो कि आपको क्या लगता है कि कौन था जिसने उसको हेल्प किया. ठीक है. और बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल और उस साइड डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है. थिंक अबाउट पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, वट पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस एक्चुअली वट यू कैन टेक फ्रॉम द स्टोरी एंड देन डिस्कस इट. ऑल राइट. तो यहाँ पे एक सैम्पल आंसर हम देख लेते हैं. While there isn't a clear answer to identify the mysterious pilot who aided him during the storm, one possibility is that it was the narrator himself who conquered his fear in the midst of the storm. अब क्या था कि ऐसी कोई श्योरिटी तो नहीं है, कोई तरीका नहीं है जानने का, क्योंकि द मोमेंट हैज़ पास्ट एंड अब हम जाके कुछ भी नहीं देख सकते, या फिर कोई वीडियो नहीं बनी उस सिचुएशन की जहाँ पायलट दिखाए कि देखो मैंने रिकॉर्ड किया है या कुछ भी है. देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ दैट. तो लेकिन अब हम बस एक ये चीज़ मान सकते हैं कि जो नरेटर थे वो खुद ही जब वो इतनी टफ सिचुएशन में थे, उन्होंने क्या करा, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको हेल्प करने के लिए एक ऐसी इमेज दिखाई दैट देयर इज समवन विद यू इन दैट डायर एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, तो जिससे आप उस सिचुएशन से आराम से निकल पाओ. ठीक है. अब ऐसा हम क्यों एज्यूम कर पा रहे हैं? We can assume this because the radar showed only the narrator's Dakota DS-088 in the sky with no other planes. और ऐसा हम इसीलिए इमेजिन करें क्योंकि हमारे पास प्लेन के होने का तो प्रूफ नहीं है, लेकिन प्लेन के ना होने का प्रूफ हमारे पास है. वाई, व्हाट इज़ दैट प्रूफ? दैट इज़ कि रेडार पे उस प्लेन के अलावा, ओल्ड डकोटा DS-088 के अलावा कोई भी प्लेन मौजूद नहीं था. इन द फ्राइटनिंग सिचुएशन द पायलट माइट हैव इमेजिन्ड असिस्टेंस फ्रॉम समवन एल्स. क्या हुआ, एकदम फ्राइटनिंग, जब डर गए थे वो इतनी ज़्यादा इस सिचुएशन में, तो उन्होंने क्या पता इमेजिन कर लिया हो कि यहाँ पे कोई मेरी हेल्प करने के लिए मौजूद है. Nevertheless, it's clear that he was a skilled and courageous pilot who had the bravery to navigate the dense and turbulent storm and safely land on the runway. अब देखो ये बात, इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे. अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है, आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में और आप बहुत ज़्यादा घबरा गए हो. ठीक है. लेट्स से आपको तैरना नहीं आता. ठीक है. और एकदम से आप क्या हो, डूबने मतलब कहीं गिर गए हो पानी किसी वाटर बॉडी में, एंड सडनली समवन हैज़ कम टू हेल्प यू. बट आप इतने ज़्यादा घबरा गए हो कि आप हथड़ पथड़ मचा रहे हो और आप ना तो उस बंदे को आपको बचाने दे रहे हो और ना आप खुद बच पा रहे हो. ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में आपका काम रहना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो पायलट था वो खुद भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड था. जो नरेटर है, ही वॉज अ वेरी स्किल्ड पायलट. वाई?
बिकॉज अगर वो फॉलो भी कर रहे हैं तो भी देखा जाए तो वो इतने ज़्यादा डार्क पिच ब्लैक था बाहर, तब भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा एंड ही वॉज वेरी रिलैक्स्ड कि हाँ मेरे पास कोई है, एंड ऑल्सो ही रिलाइड ऑन हिज एक्सपर्टीज एंड ही वॉज एबल टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म। तो उनकी खुद की स्किल भी यहाँ पे हमें पता चलती है कि वो आराम से उस स्टॉर्म से बाहर निकल पाए। ही वॉज काम हिमसेल्फ इन द फ्राइटनिंग सिचुएशन। ठीक है, अच्छा अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्टडी द सेंटेंसेस बिलो, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज देयर। यहाँ पे अब सारे जगह पे एक चीज़ क्या कॉमन आपको पकड़ में आ रही होगी कि यहाँ पे हम जो ब्लैक वर्ड है उसको कई बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सारे सेंटेंसेस है वो क्या हैं, आपके चैप्टर के ही हैं। ठीक है, द वर्ड ब्लैक इन सेंटेंसेस ए एंड सी रेफर्स टू द वेरी डार्केस्ट कलर। जो ए हमारा है, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स इन द ब्लैक क्लाउड्स। अब यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक डार्क कलर की बात करें कि ब्लैक बहुत ज़्यादा डार्क कलर है। ठीक है, बट इन बी एंड डी हियर, मतलब इस बी और डी वाले जो स्टेटमेंट्स हैं इस कंटेक्स्ट में, इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में, इट मीन्स विदाउट लाइट एंड विद नो लाइट। एक तो एक पहले वाले में क्या हो रहा है, कलर की बात कर रहे हैं, और इधर पे हम क्या बात कर रहे हैं कि ब्लैक एरोप्लेन वॉज देयर, ब्लैक क्लाउड्स। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, ब्लैक एरोप्लेन था और एक बाहर क्या था, सब कुछ ब्लैक हो गया था एकदम से। तो दोनों ही चीज़ों में हम ब्लैक क्यों बोल रहे हैं, उस एरोप्लेन को हम ब्लैक क्यों बोल रहे थे, बिकॉज देयर वर नो लाइट्स ऑन दैट, बट वो विजिबल तो था ही ना, तो इतना डार्क तो नहीं था कि बिल्कुल दिख ही ना रहा हो। ठीक है, तब हम कलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली जो आपका बी स्टेटमेंट है उसमें भी बाहर जो था वो एकदम से सडनली इट वाज ब्लैक, लेकिन क्या हो रहा है, आप एक एब्सेंस ऑफ लाइट की बात कर रहे हो, मतलब वहाँ पे कोई लाइट नहीं है बट आपको थोड़ा बहुत तो कुछ दिख ही रहा है ना। ठीक है, ब्लैक हैज़ अ वेराइटी ऑफ मीनिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। तो ब्लैक का जो मतलब है वो अलग अलग जगह पे यहाँ पे अलग अलग मीनिंग रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रिफर ब्लैक टी मीन्स आई प्रिफर अ टी विदाउट मिल्क। अब हम जब ब्लैक टी पीते हैं, नॉर्मली चाय में क्या होता है, आप दूध डालते हो, पानी डालते हो, पत्ती डालते हो एंड देन यू मेक द टी। बट ब्लैक टी क्या होती है, जिसमें आप दूध नहीं डालते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लैक टी, तो यहाँ पे जो ब्लैक है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो एम्फोसाइज कर रहा है कि जो टी है इट हैज़ एब्सेंस ऑफ मिल्क, उसमें दूध नहीं है। With increasing pollution, the future of the world is black. Means, with increasing pollution, the future of the world is very depressing and without hope. यहाँ पे ना तो अब कलर की बात हो रही है, ना किसी और चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे किस चीज़ की एब्सेंस की बात हो रही है, होप की बात हो रही है। आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, वो बहुत ज़्यादा अंधेरे में है, आगे उसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई अच्छा सक्सेसफुल फ्यूचर नहीं है, वो यहाँ पे ये डिपेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं जिसमें आपको क्या करना है, एक आंसर करने का ट्राई करना है कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है जब हम ब्लैक को बोल रहे हैं। गो एंड हैव अ बाथ, योर हैंड्स एंड डर्टी, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक। मम्मी होती है ना, जब हम एकदम बाहर से खेल वेल के आते हैं तो एकदम से मम्मी क्या बोलती हैं, हाथ मुंह सब काले हो गए तुम्हारे, एंड जस्ट गो वॉश योर सेल्फ, राइट। तो यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है ब्लैक का, इट मीन्स योर फेस एंड हैंड्स आर dirty. All right. The taxi driver gave Ratan a black look as he crossed the road when the traffic light was green. एक टैक्सी ड्राइवर है जो रोड पे वेट कर रहा है, और जब क्या नाम है, ट्रैफिक लाइट जो थी वो रेड थी बट इट सडनली टर्न टू ग्रीन, एंड तभी क्या हुआ, ग्रीन लाइट में क्या किया, जब क्या होता है, ग्रीन लाइट होती है तो व्हीकल्स के पास करने का टाइम होता है, राइट। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, कोई जो पेडेस्ट्रियन थे जो चल के जा रहे थे, उन्होंने क्या करा, रोड को क्रॉस कर लिया। तो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है वो खुश होकर तो देखेगा नहीं, ही विल बी वेरी इरिटेट, ही विल बी वेरी एंग्री। तो एकदम से उन्होंने गुस्से से उसको देखा, जो पेडेस्ट्रियन है उसको, किसने, टैक्सी ड्राइवर ने। तो यहाँ पे जो लुक है, जो ब्लैक लुक है, वो क्या बात हो रही है, उस लुक को हम क्या कह सकते हैं, दैट ब्लैक यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, एंग्री लुक। ऑलराइट, द बॉम्बार्डमेंट ऑफ हिरोशिमा इज वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पे क्या है, बॉम्बार्डमेंट मतलब जो बॉम्ब गिराए गए थे, जो बॉम्बिंग्स थी हिरोशिमा नागासाकी की, वो क्या डिस्क्राइब करी गई हैं, इट वॉज द ब्लैकेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पे इस ब्लैक का क्या मतलब है कि ये एक ऐसी इनह्यूमेन चीज़ थी जो नहीं करी जानी चाहिए थी कभी भी, इट वॉज वेरी क्रूअल। तो यहाँ पे ब्लैकेस्ट क्राइम्स का मतलब है इट वॉज वेरी क्रूअल। ऑलराइट,
आई थिंक आई नहीं आएगा, वेट, हमारी स्पेलिंग गलत हो गई है थोड़ी सी, क्या हो गया? ठीक है, वेरी फ्यू पीपल इंजॉय हैरल्ड पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हैरल्ड पिंटर जो है वो कोई कमेडियन है और बहुत कम लोग जो हैं वो उनकी डार्क कॉमेडी को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे ब्लैक कॉमेडी का मतलब क्या होता है, जो थोड़ी एसेंस में डार्क होती है। जैसे आप किसी ऐसी सिचुएशन का मजाक बनाओ, होता है ना, आपको हंसी तो आ जाती है, कोई जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको हंसना नहीं चाहिए, बट वहाँ पे फिर भी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से जो थोड़ी ह्यूमरस है, जो थोड़ी सी फ़नी है ना, तो लेकिन वो सिचुएशन ऐसी कि दैट इट इज़ वेरी डार्क एंड इट इज़ वेरी ब्लैक। तो जब हम ब्लैक कॉमेडी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जैसे किसी सैड चीज़ के बारे में कॉमेडी होना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉमेडी अबाउट sad and dark events, alright, ठीक है। नेक्स्ट, sometimes shopkeepers store essential goods to create false scarcity and then sell these in black। अब यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे इस black word का क्या मतलब आ रहा है कि कभी कभी क्या करते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करेंगे, उनके पास सब सफिशेंट चीज़ें होती हैं बेचने के लिए, लेकिन वो क्या करेंगे, वो ऐसा दिखाएंगे कि चीज़ें ख़त्म हो गई, हमारे पास राशन नहीं है, ये है वो है, एंड देन क्या करते हैं, उसको सबको क्या करते हैं, होर्ड कर लेते हैं, उसको स्टोर करके साइड रख लेते हैं। एंड देन जब सारी जनता बहुत ज़्यादा परेशान होती है उन्हीं चीज़ों के लिए, वो उन जो उन्होंने गुड्स जिनको बचा के रखा है, जिनको वो करके रखा है, उनको ज़्यादा दाम में बेचते हैं और उसको लीगली नहीं बेचते, उसको ब्लैक में बेचते हैं, मतलब उसका रेट बढ़ा के बेचते हैं, उसका कोई रसीद नहीं होगा, उसकी रिसीट नहीं होगी, ऑलराइट, और उसको ब्लैक में बेचते हैं क्योंकि जो उसका MRP है, जो उसका प्रॉपर प्राइस है, वो उससे उसको बढ़ा के बेच रहे हैं। तो इसका मतलब होता है ब्लैक में बेचना, ऑलराइट। सेलिंग गुड्स ऑन फॉल्स प्राइसेस, all right, next, villagers had beaten the criminal black and blue। अब यहाँ पे क्या है, जो गांव वाले हैं उसने किसी कोई क्रिमिनल है, कोई दोषी है किसी बात का, या तो थीफ होगा या किसी और वजह से कोई क्रिमिनल है जिसको उन्होंने पसंद नहीं कर रहे हैं, और उसको क्या किया, उसको मार मार के काला नीला कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे काले नीले का मतलब क्या है, यहाँ पे इस काले का मतलब है ब्रूजिंग, मतलब चोट लगना, ठीक है। जैसे आपके नील पड़ जाते हैं ना, बस उसी को ब्लू ब्लैक कहा जाता है। तो जो ब्रूजिंग होती है, जो चोट होती है, उसको आप क्या कहते हो, ब्लैक, यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हो उससे, ठीक है। नेक्स्ट, लुक एट दीज सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन यू हैव जस्ट रेड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, द यंग सीगल हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। अब दोनों स्टेटमेंट क्या है, पहला जो स्टेटमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, आपका जो सेकेंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन से, क्या है, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, एंड जो दूसरी स्टेटमेंट है वो किससे आ रहा है, आपका पहली वाली स्टोरी से, जो यंग सीगल वाली स्टोरी थी। द यंग सीगल हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। इन द फर्स्ट सेंटेंस द ऑथर वॉज कंट्रोलिंग एन एयरक्राफ्ट। क्या कर रहे थे, यहाँ पे जब फ्लाइंग की रेफरेंस दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, पायलट एक प्लेन को उड़ा रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल इज चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, मतलब जब आप किसी और चीज़ को उड़ाते हो तो यहाँ पे किसी और चीज़ को कंट्रोल करते हो उड़ाने के लिए। तो यहाँ पे पहला जो उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि पहला स्टेटमेंट में कि जो पायलट है वो ओल्ड डकोटा प्लेन को क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। और सिमिलरली दूसरा जो एग्जाम्पल होगा, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, पतंग को उड़ा रहे हैं। तो मतलब हम किसी और चीज़ को कंट्रोल करके उसको उड़ा रहे हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस द सीगल वॉज अफ्रेड टू मूव थ्रू द एयर यूजिंग इट्स विंग्स। अब क्या था, दूसरी जो स्टेटमेंट में क्या बात हो रही है, वो खुद फ्लाई करने के लिए डर रहा था। कैसे, वो एयर को काटते हुए उसके विंग्स के हेल्प के थ्रू वो उड़ने से डर रहा था। मैच द फ्रेज इज गिवन अंडर कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन अंडर कॉलम बी। अब नीचे वहाँ पे आपको एक कॉलम गिवन है जिसमें आपको ए कॉलम में और बी कॉलम में क्या क्या बताया गया है उसको मैच करना है। फाइन,
पहला जो रेफरेंस है इट इज़ फ्लाई अ फ्लैग, ठीक है। फ्लाई अ फ्लैग का मतलब क्या होता है, फ्लैग को ऐसे फ्लाई थोड़ी कर रहे हैं, फ्लैग को आप जब भी देखते हो तो क्या कर रहे होते हो, उसको होइस्ट करी जाती है। जैसे आपने अपने स्कूल में देखा होगा रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे क्या होता है, फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होती है, राइट, जिसमें आप फ्लैग को क्या करते हो, ऊपर करते हो और उसको लहराते हो। तो उसी चीज़ का मतलब होता है फ्लाई अ फ्लैग। तो ये जो फ्लाई अ फ्लैग किसके कौन से उसमें मैच करेगा, बी में से, डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन अ लॉन्ग पोल, ऑलराइट। फ्लाई इनटू रेज, अब देखो रेज, रेज से क्या मतलब पता लगता है हमको कि हम गुस्से की बात कर रहे हैं, एंगर की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हमें फ्लाई इनटू रेज का क्या मतलब बनेगा कि एकदम से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाना, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना। तो इट मीन्स बिकमिंग सडनली वेरी एंग्री, ऑलराइट। अब यहाँ पे फ्लाई हाई, अभी इन दोनों को हम बाद में देखेंगे। फ्लाई हाई, हाई मतलब ऊंचाइयों पे उड़ना, ऊंचाइयों को छूना। तो इसका मतलब क्या होता है, इट रेफरेंसेस बीइंग सक्सेसफुल, ऑलराइट। फ्लाई द कूप, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ से आपको बच के निकलना है, ठीक है, और आपको एकदम चुपचाप करनी है वो चीज़, तो उसका मतलब होता है फ्लाई द कू का मतलब होगा एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, ऑलराइट। एंड लास्ट में हमारे पास बचता है फ्लाई अलोंग। फ्लाई अलोंग का वैसे यूजुअली तो मतलब होता है कि आप साथ में, मतलब जस्ट फ्लाई अलोंग विद मी, जस्ट बी अलोंग विद मी, कि आप साथ में कोई चीज़ करो। बट एज इट इज़ गिवन हियर तो हमारे पास ऑप्शन कोई बचता नहीं है, तो इसका मतलब यही होगा मूव क्विकली और सडनली। बट वैसे हम इसको कह सकते हैं मूव टुगेदर, ठीक है, इसका प्रॉपर मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट, वी नो दैट द वर्ड फ्लाई ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, मतलब जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स वाली जो फ्लाई होती है उसकी बात हो रही है, मीन्स टू मूव थ्रू एयर यूजिंग विंग्स। मतलब जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं या छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं कि वो उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस रेफरेंस में बात हो रही है। मतलब वो अपने कैसे अपना मूवमेंट रेगुलेट करते हैं अपने विंग्स को यूज़ करके, ठीक है। टिक द वर्ड्स विच हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग, मतलब फ्लाई करने के ही जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम है वो हमें इसमें बताना है, ठीक है जी। पहला जो वर्ड है क्या है, स्वूप करना। स्वूप मतलब एकदम से साउंड निकाल के आप जैसे जो बर्ड्स होती हैं वो एकदम से स्वूप करके निकल जाती हैं, एकदम स्विफ्ट मोशन में निकलती हैं, तो उसका मतलब फ्लाई से ही होता है। अच्छा, अब फ्लिट क्या होता है, फ्लिट इज लाइक सडन मोशन, सडन मोशन में फ्लाई करना, तो ये भी आपका फ्लाई से ही रिलेटेड होता है। पैडल, पैडल क्या होता है, जब आप कैसे आप कभी वो किसी पार्क वगैरह में गए हो जहाँ पे छोटा सा लेक बना होता है और उसमें बोट होती है जिसमें आपको बोटिंग करने को मिलती है, और उसमें क्या करना होता है, बीच नीचे बैठ के आपको पैडल करना होता है, आपको ऐसे उसके जो स्टेप्स होते हैं वो चलाने होते हैं, जो नीचे टर्बाइंस लगी होती हैं उसके थ्रू ही आप बोट को मूव करते हो। तो यहाँ पे जो पैडल वर्ड है वो हमारा नहीं आएगा, किसके रेफरेंस में, फ्लाइंग के रेफरेंस में, ठीक है। फ्लटर, फ्लटर का मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि फ्लटर कर रहे हैं विंग्स को, पट 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 आवाज़ आती है जो विंग्स को फ्लटर करके उड़ते हैं, है ना, तो ये भी आपका जो है फ्लाइंग से ही रिलेटेड है। असेंड, असेंड मीन्स असेंड का मतलब यूजुअली हम असेंड और डिसेंड का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंड का मतलब होता है स्मॉल से बड़े लेवल पे, है ना, तो असेंडिंग तो आई डोंट थिंक फ्लाई के रिलेटेड हम बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना, ऐसे ऐसे तैर रहे किसी चीज़ पे, तो ऑब्वियसली बात है डज नॉट सिग्निफाई, या फिर इसका मतलब हमारा फ्लाई से नहीं निकलता। राइड, राइड का मतलब होता है जब आप किसी और चीज़ पे बैठ के उसको कंट्रोल करके चला रहे हो, तो इसका फ्लाई से कोई मतलब नहीं है। स्किम, स्किम का मतलब क्या होता है, जैसे एक सरफेस को छू के निकल जाना। जब हम यंग सीगल पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि उसमें जो पेरेंट्स हैं, जो सीगल्स के पेरेंट्स हैं, वो क्या सिखा रहे हैं उनको, फ्लाई करते हुए हल्का सा स्किम करके निकल जाना। तो स्किम करके किसको, ओशन को, मतलब जस्ट छू के ओशन को निकल जाना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं फ्लाई से। सिंक, सिंक मीन्स डूब जाना, तो ये तो आपका फ्लाई से मतलब ही नहीं रखेगा। डार्ट,
डार्ट मीन्स आपने डार्ट गेम्स खेले जिसमें आप डार्ट मारते हो, एक छोटी सी इतनी बड़ी वो होती है, नीडल टाइप की चीज़ होती है, जैसे आप कार्डबोर्ड पे फेंकते हो और आप देखते हो कि आपने उस जगह पे मारा है कि नहीं, मतलब सेंटर में मारा है कि नहीं, ठीक है। तो डार्ट मीन्स फ्लाई स्विफ्टली, तो इसका भी मतलब यही है कि आप फ्लाई करवाते हो किसी चीज़ को। हवर, हवर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक स्टेशनरी पोजिशन पे किसी चीज़ का रुक जाना हवा में, ठीक है, और वो रुक के उसी के अराउंड घूम रही है। जैसे आपने ड्रोन्स देखे होंगे, है ना, तो ड्रोन्स आपके शादियों में आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं, और ड्रोन्स आते ही आते हैं शूटिंग के लिए, वीडियो शूटिंग के लिए, या फिर आप कहीं हिल एरियाज़ पे जाते हो, वहाँ पे शूटिंग के लिए आपके जो ड्रोन्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो क्या हो रहा होता है, जब आप किसी स्टेशनरी पोजिशन पर ड्रोन को रखते हो तो वो क्या कर रहा है, उस एट द मोमेंट वो फ्लाई तो नहीं कर रहा है, एकदम उड़ तो नहीं रहा है इधर उधर, है ना, लेकिन वो हवर कर रहा है एकदम से ज़्ज़ करके, ही स्टेशनरी एट दैट पॉइंट, बट इट इज़ इन द एयर, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको फ्लाई से रिलेट करेंगे। ग्लाइड, ग्लाइड का हो गया, सूप का हो गया, ये सब उसी तरीके से मतलब है। ग्लाइड का भी मतलब आपका फ्लाई से ही होता है। असेंड और डिसेंड हम अभी देख के आए, इसको हम नहीं करेंगे। सोर, सोरिंग मीन्स जो अभी हम यंग सीगल में पढ़ के आए थे कि एकदम प्रेशर से उड़ना, सोरिंग उसको कहते हैं, ठीक है। शूट, शूट क्या है, किसी गोली को शूट कर दिया, है ना, एरो को शूट किया, सो दे आर नॉट फ्लाइंग, ठीक है, वो तो आप शूट कर रहे हो एक सोर्स से किसी पॉइंट तक, डेस्टिनेशन तक। स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, आपको स्प्रिंग तो पता ही होगा, है ना, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मोशन में जब आपकी किसी भी फोर्स की वजह से कोई चीज़ मूव करती है, तो स्प्रिंग इज नॉट रिलेटेड टू फ्लाई। स्टे मतलब आपका स्टेशनरी है। फॉल मतलब आप किसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई चीज़ गिर रही है, दैट इज ऑल्सो नॉट फ्लाइंग, है ना। ऐसे तो बिल्डिंग के ऊपर से जब आप गिर जाओगे तो यूल से दैट आई एम फ्लाइंग, सो दैट डजंट इम्प्लाई फ्लाइंग, ठीक है। सेल मतलब कामली, ऐसे काम मोशन में, हल्के मोशन में, जैसे सोर हो गया, इन सब चीज़ों को तो हम क्या करते हैं, स्पीड से रिलेट करते हैं, लेकिन सेल क्या होता है, वो पानी में भी हो सकता है और आपका हवा में भी हो सकता है, तो व्हेन यू मूव कामली, तो सेलिंग को भी हम फ्लाई से रिलेट करेंगे। एंड फ्लैप, व्हेन यू फ्लैप योर विंग्स, आपके विंग्स जो होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो अपने विंग्स को फ्लैप करके ही तो उड़ती हैं, तो ऑब्वियसली बात है वी कैन रिलेट इट टू फ्लाइंग, ठीक है। आई थिंक यही हैं आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो हमने अभी डिटेल में पूरा सब्जेक्ट, जो चैप्टर है हमारा कौन सा, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसमें जो सेकंड स्टोरी है दैट इज़ ब्लैक एरोप्लेन, उसमें हमने देखा और उसमें क्या क्या वैल्यू ऐड थी, क्या क्या मॉरल्स थे, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो सब हमने देखा। अब आगे हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, थैंक यू।